Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Ashfaq. I am a senior physics faculty at Global Study Point in Oda, which is in Haryana. And my dear students, today we are going to discuss the question paper of JEE Mains of year 2025. And जो हमने क्वेश्चन पेपर उठाया है, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका 22 जनवरी को हेल्ड किया गया था। वह 22 जनवरी को रखा गया था इन मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। एंड हियर कम्स आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है हमको, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। सो लेट अस रीड आवर क्वेश्चन. So the statement one says that in vernier caliper, one vernier scale division is always smaller than one main scale division. क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में कि आपसे कह रहा है कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन. अब बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स में करते हैं, ठीक है, जो हम लोग जनरली कौन सा वर्नियर यूज करते हैं, हम लोग हमेशा जो है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं. और स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में हम लोग देखते हैं कि 9 की जो आपका 10 डिविजन्स ऑफ वीएसटी है, यानी 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल. ठीक है, तो यहां से बच्चों की क्या आता था अपना 1 डिविजन्स ऑफ योर वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल. सो यहां से क्लियर है कि आपका 1 वीएसडी क्या है बच्चों, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, सो मैं क्या कह सकता हूं कि दैट फॉर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल. ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं. ठीक, सो अगर इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड वर्नियर की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा सही था, जो कि सही भी है क्योंकि एनटीए ने हमको इसको सही मान रखा है. यही आंसर में दे भी रखा है एक्चुअल में. बट थोड़ा सा अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा, तो एक बार क्वेश्चन आया था 2020 आपका 2016 में एडवांस में आया था एक क्वेश्चन, जहां पे उसने एक वर्नियर स्केल को मॉडिफाई कर दिया था. मॉडिफाई करने के बाद जो है ये रिलेशन सही नहीं हो रहा था. जैसे कि एक वर्नियर स्केल भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर. ठीक है, बता देते हैं ऐसे. रेट्रोग्रेड वर्नियर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें जो है आपका n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो है ना, दैट इज इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, यानी यहाँ पे सीन उल्टा हो जाए. ठीक, तो अगर बात करें इसकी, यानी कि मॉडिफाइड, ये क्या है, रेट्रोग्रेड वर्नियर का एक तरीके का मॉडिफाइड वर्नियर. तो अगर मैं बात करूं मॉडिफाइड वर्नियर के लिए, तो बच्चों मॉडिफाइड वर्नियर के लिए VSD इज ऑलवेज लेस देन MSD. ये हमेशा ट्रू नहीं होता. जो इसमें कह रहे हैं ना ऑलवेज, तो हमेशा ट्रू नहीं होता है. ठीक है, हो सकता है कि ये ट्रू हो जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रू ना हो. वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो बड़ा हो जाए और मेन स्केल डिवीजन छोटा हो जाए. ठीक है, सो अगर थोड़ा डिटेल में बात करें हम लोग, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है. बट आपका जो एनटीए है उसने शायद इसमें खुद से एज्यूम कर रखा है उन्होंने कि दैट दे आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड वर्नियर. और अगर स्टैंडर्ड वर्नियर की बात करेंगे तो उस केस में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपना ट्रू हो जाएगा. अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है. मेरा काम था दोनों चीजें आपको बता दें, एक वर्नियर एक जो है आपका एनटीए का आंसर क्या है और एक जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए. सेकंड बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के बच्चों. तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमसे the vernier constant is given by one main scale division multiplied by the number of vernier scale division. ठीक है, यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट कह दिया. आपको पता है वर्नियर कांस्टेंट से क्या मतलब होता है बच्चों. वर्नियर कांस्टेंट किसको कहते हैं हम लोग, वर्नियर कांस्टेंट इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट. ठीक है,
उस वर्नियर स्केल का कुछ लिस्ट काउंट होता है। वो लिस्ट काउंट क्या होता है, आप जो है सिंपली 1 MSD में से 1 VSD को माइनस कर देते हो, है कि नहीं, है, वापस से इस पे आते हैं। सेकेंडली एक इस तरीके से भी हम निकालते हैं कि मेन स्केल डिवीजन में नंबर ऑफ जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उससे हम लोग डिवाइड कर, ठीक है, सेम चीज है, बात सेम है, इसमें कोई नया नहीं, ठीक, अब डिराइव करोगे सेम रिलेशन आ जाएगा। सो द सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इट इज मल्टीप्लाइड। भाई यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने गलती कर दिया, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर डिवाइड बाय रहता तो ये सही हो जाता स्टेटमेंट। सो और सेकेंड स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स, ठीक है, इसके बारे में कोई वर्डिक्ट नहीं है, मतलब कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सॉरी वर्डिक्ट बोल, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपका सेकंड स्टेटमेंट टोटली क्या है, रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट में एनटीए ने जो आंसर दिया है, अकॉर्डिंग टू एनटीए आपका जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। बट वही अगेन, अगर आपने स्टैंडर्ड नहीं माना वर्नियर स्केल को तो फिर आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं बच्चों, गलत हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। So here is our second question. So the question says that a linear charge of length a by 2 is kept at the center of an edge BC of a cube ABCDFGH having edge length A as shown in figure. If the density of line is lambda coulomb per unit length and total electric flux through all the faces of the cube will be, ठीक है, चलिए बात करते हैं, हमने पढ़ लिया। बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें एक क्यूब दे रखा है, ठीक है, क्यूब की जो लेंथ है साइड्स की दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है, क्यूब के बीचों बीच एक लीनियर चार्ज जो है दैट इज प्लेस्ड हियर, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, a/2, ठीक है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज लैम्डा कूलम्ब पर यूनिट लेंथ, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली इसमें पूछ रखा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब के थ्रू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इट बेसिकली मेजर्स द अमाउंट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है, किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसका एक मेजरमेंट जो है दैट इज गिवन बाय योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें बच्चों बात करें कि दैट फॉर अ क्लोज सरफेस, एक थ्योरम है आपका गॉस थ्योरम, दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर फाई, ठीक है, फाई इज इक्वल टू होता है आपका क्यू इनसाइड दैट इनक्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज है। अब इसमें बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों वो एक ऐसे लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऑब्वियस है, अगर मैं ऐसा देखूं तो एक सिलिंड्रिकल शेप में फैला हुआ है, इसका मतलब कि कुछ चार्ज जो है इधर होगा, एक क्यूब अगर मैं इधर भी बना दूं तो कुछ चार्ज उसमें भी आ जाएगा, है कि नहीं। बेसिकली ये एक ऐसे लाइन के फॉर्म में चार्ज रखा हो तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो चारों ओर निकलेगी, है कि नहीं, वो चारों ओर निकलेगी एंड इट विल फॉर्म लाइक योर, एक तरीके से इसके चारों ओर जो सरफेस बनाएगा दैट सरफेस विल बी अ योर, किस टाइप का होगा सरफेस, एक आपका सिलिंड्रिकल सरफेस हो, ठीक। तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे होंगे, कुछ इस क्यूब के थ्रू जा रहे होंगे, कुछ इधर भी आ रहा होगा, कुछ इधर भी आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको इनक्लोज करना चाहूँ तो मैं इधर भी एक क्यूब लगा सकता हूँ, एक क्यूब इसके नीचे और एक उसके आगे, तो टोटल में और इसमें अगर 3 क्यूब लगा दूं तो चीजें जो है ये इनक्लोज होता हुआ मैं दिख सकता है। अभी ऐसे नहीं क्लियर आपको समझ में आ रहा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ठीक, एक्सटेंड करके कुछ कुछ ऐसे इनक्लोज कर दूं, ठीक है, तो पहला वाला चार्ज एक यहाँ पे बना दूं, एक यहाँ पे मैं सिलेंडर बना क्यूब, ठीक है, एंड एक क्यूब बच्चों में यहाँ बना दूं, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज है ये कंप्लीटली जो है क्लोज हो चुका है। अगर यहाँ से नहीं दिख रहा तो मैं इसका फ्रंट व्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। फ्रंट व्यू में ये कुछ कुछ ऐसा दिखता, ये आपका ABCD फेस था जो आगे है आपको ABCD फेस तो इधर है, सॉरी, अलोंग BC लाइन जो है ऐसे, ठीक है। तो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू देखो, ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये C है तो ये चार्ज कुछ कुछ ऐसा रखा हुआ है। इसको इनक्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने चारों ओर जो है एक और क्यूब जो है
बना के मैंने इसे इनक्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब ये इनक्लोज, अब ये, अब यहां से मैं ये बता सकता हूं कि एक जो आपका क्यूब है उसमें कितना चार्ज होगा। ठीक है, अगर इसका टोटल चार्ज क्यू है तो एक क्यूब के थ्रू चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4। तो यहाँ पे एज गिवन हियर लैम्डा इज योर linear charge density. So the total charge Q will be equal to lambda into A by 2. A by 2 आपकी लेंथ है, ये आ गया टोटल चार्ज। नाउ द टोटल चार्ज enclosed in वन क्यूब, एक क्यूब में कितना आ जाएगा इसका 1/4 टाइम। तो 1/4 टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू क्यू ए बाई 8। So this is our enclosed charge. So simply we can write here that phi, that is our electric flux, will be equal to Q in upon में epsilon naught, that is equal to lambda A by 8 epsilon naught. So this is our question. This is our answer to this problem. So कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। I hope it is clear. Okay, now let us move to our next question. And the question is, sliding contact of a potentiometer is in the middle of the potentiometer wire having resistance Rp 1 ohm, ठीक है, and external resistance of Re is equal to 2 ohm, that is here, is connected via the sliding contact. The current through the circuit is, ठीक है। तो बच्चों एक बार सर्किट को देख, ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक 0.9 वोल्ट का इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और इसमें जो है जो जो आपका क्या कहते हैं, ये जो पोटेंशियोमीटर का ये जो निडल, ये कहाँ पे, ये बच्चों इनके बीचों बीच में है। कहाँ पे, ये बीचों बीच में। बस एक यही चीज आपको इसमें नोटिस करनी है, ठीक है, इज इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो फिर हमको जो है इसमें क्या फाइंड करना है, अपना करंट थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। तो अब ऑब्वियस है, अगर ये बीचों बीच है तो मैं इसको रीड्रॉ कर सकता हूं इस फॉर्म, देखना जरा, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये आपका वही बैटरी होगी, ठीक है, एंड इससे मैं इसको अलग अलग ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि बीच में था नीडल आपका, एंड यहां से ये आपका आ गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। दैट इज, अगर ये बीचों बीच था तो ये आपका 0.5 ओम का हो जाएगा, एंड ये भी कितने का हो जाएगा, आपका 0.5 ओम का हो जाएगा, एंड ये आपका था 2, ठीक है, दैट इज 0.9 वोल्ट, ठीक। तो अब इसमें अगर हमें करंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, देन वी विल सिंपली अप्लाई और V इज इक्वल टू IR, जो आप सबको पता है, ठीक है। तो अगर बात करें बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसमें ध्यान से देखो, ये 2 ओम और ये 0.5 ओम, ये क्या है, आप पैरेलल में, और ये पैरेलल कनेक्शन इसके साथ इसमें है, सीरीज में है। तो मैं एक साथ लिख रहा हूं फॉर्मूला, देख, ये सीरीज में है तो आई कैन राइट 0.5 ओम प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख रहे हैं बच्चों, इसका कितना आ जाएगा आपको पता है। जब भी दो रेजिस्टेंस जो है, जब भी दो रेजिस्टेंस आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपना वही फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है बच्चों, इसका R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये आप सबको पता है, दो के लिए तो एटलीस्ट हर कोई रट ही लेता है, ठीक है। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.5 R1 R2 आ गया अपॉन R1 प्लस R2, यानी 2 प्लस 0.5, क्लियर है। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा आपका 0.5 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 1 अपॉन में 2.5। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 प्लस 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2। इसको लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10/25, 5 से करते हमने तो ये आ गया 2/5। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, देखना जरा, 5 प्लस 4 कितना आ गया, 9/10, 9/10 ओम इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, हमारे पास पोटेंशियल भी है,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.9 ओम। ठीक है, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। करंट थ्रू दिस सर्किट विल बी इक्वल टू V बाई R। V है आपका बच्चों 0.9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.9 एम्पियर। ठीक है, 0.9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.9 एम्पियर, ये कितना आ गया आपका 0.9। ठीक है, ये कितना आ गया 1 एम्पियर। सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। 1 एम्पियर हमारा आ जाता है आपका करंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास क्या था, एक सर्किट था। ये जो वायर है, जो नीडल, ये इस वायर पे कहाँ पे था, पोटेंशियोमीटर वायर पे कहाँ पे था, बीचों बीच में था। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग रेजिस्टेंस में, आधे आधे रेजिस्टेंस बट गए, एंड देन सिंपली ये दोनों आगे अपने पैरेलल में, ये था इनके साथ सीरीज में, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, और फिर आई की वैल्यू हमने निकाल दी, वी में आर से डिवाइड कर दिया, और सिंपली हमारा एक लाइन में आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बच्चों एक एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होते हैं, याद हो जाने चाहिए। ऑप्शन क्या क्या होते हैं बच्चों? दैट पहला ऑप्शन होता है आपका कि assertion is true and reason is also true and reason is the correct explanation of the given assertion। पहला ऑप्शन ये होता है। सेकंड ऑप्शन होता है कि assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन वो assertion को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर। थर्ड ऑप्शन होता है दैट assertion is true, reason is false, and लास्ट ऑप्शन इज assertion जो है फॉल्स है और रीजन जो है वो आपका ट्रू है। यहाँ पे स्पेस नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट एक्सप्लेन इट कि चारों ऑप्शन क्या होता है। नाउ लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन डिस्कस करते हैं इससे। So the assertion is given as in Young's double slit experiment. If Young's double slit experiment is performed in an optically denser medium than air, then consecutive fringes come closer। ठीक है, कह रहा है कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक ऐसा मीडियम में परफॉर्म किया जाए जो ऑप्टिकली डेंसर हो। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अब उसका उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उस मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो भी कुछ अलग आता है। ठीक है, तो वापस से आता है क्वेश्चन पे। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो जो फ्रिंजेस जो बनती है ना, जो फ्रिंजेस हम पाते हैं इसमें, वो फ्रिंजेस का आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा पास पास आ जाती है। पास पास आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, उनके फ्रिंजेस की जो विड्थ है ना, वो विड्थ कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है जैसे कि अगर यहाँ पे होता था आपका सोर्स 1, यहाँ पे होता था सोर्स 2, इन दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस वाज इक्वल टू स्मॉल डी, और ये वाली डिस्टेंस आपकी होती थी कैपिटल डी। यहाँ पे आपको जो है फ्रिंजेस अलग अलग शेप की देखने को मिलती थी। ठीक है, तो चलिए वापस से आते हैं। अलग अलग शेप में मोस्टली जो आपको सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, तो जो फ्रिंज विड्थ होता है दैट इज डिनोटेड बाय बीटा, दैट इज आवर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ इज डिनोटेड बाय बीटा। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय। तो क्या होता है बच्चों कि अगर जो मीडियम है, वो मीडियम अगर आपका ऑप्टिकली क्या है, डेंसर है, तो उस मीडियम में लैम्डा क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। और अगर लैम्डा कम होगा इट इंप्लाइज कि बीटा भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि ये डी और ये डी तो चेंज होने से, ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, ये तो हमने फिक्स कर रखा है अपना सेटअप। ठीक है, तो लैम्डा कम होगा तो बीटा भी कम हो जाएगा। इसका मतलब कि फ्रिंज विड्थ क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि जो फ्रिंजेस है वो क्या आ जाएंगे, क्लोज क्लोज आ जाएंगे। सो और assertion इज ट्रू। assertion क्या है अपना, सही है। नाउ लेट अस चेक द रीजन। रीजन सेज दैट द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बिल्कुल सही बात है ये। देन एयर, ठीक है, व्हाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी भी बच्चों चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। जब तक आप सोर्स नहीं चेंज करोगे तब तक फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। सो द रीजन इज ऑल्सो ट्रू।
अब हमें वेरीफाई करना है दैट इफ दिस रीजन इज एक्सप्लेनिंग और assertion और नो, ये इसको परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. सो लेट अस वेरीफाई कि रीजन इसे एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. कह रहे कि स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है भाई. तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं लिखूंगा देन दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन में म्यू. सबको पता है सी अपॉन में म्यू. सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है. म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो इस वजह से ये सी बाय म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है? सी से कम आ जाती है एंड दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ लाइट बिकम लेस. ठीक. यहां से बच्चों मैं लिख सकता हूं कि म्यू विल बी इक्वल टू सी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. एंड ये है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें? वैक्यूम में. और ये है आपका मीडियम में. वैक्यूम कह सकते हो या एयर कह सकते हो. ठीक है. चलिए अब आपको पता है जो भी स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ एनी वेव दैट इज डिनोटेड बाय एफ इंटू लैम्डा. एफ इंटू लैम्डा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इंटू लैम्डा इन. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात कंपेयर कर रहा है एयर से. तो वैक्यूम की जगह आई विल प्रेफर मैं एयर लिख दूं अपॉन में, क्योंकि एयर में भी ऑलमोस्ट इतनी होती है, सी के बराबर ही होती है. ठीक है. इस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ इंटू लैम्डा ऑफ मीडियम. अच्छा मैंने एफ क्यों नहीं चेंज किया? कि एफ क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी चेंज होनी नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? सोर्स पे. सोर्स हमारे वही पुराने वाले हैं S1S. तो यहां से हम देखेंगे तो एफ से एफ कैंसिल हो गया. यहां से म्यू कितना आ गया बच्चों? दैट वाज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एयर अपॉन में लैम्डा ऑफ मीडियम. लैम्डा ऑफ एयर अपॉन में लैम्डा ऑफ मीडियम. यहां से अगर मैं लैम्डा ऑफ मीडियम निकालूं, यहां से अगर मैं लैम्डा ऑफ मीडियम निकाल दूं देन दैट कम्स अबाउट लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू. क्या अगेन ये वैल्यू लैम्डा जो पहले था, अगर पहले जो था एयर में था, मीडियम में कितना आ रहा है? लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा. तो क्या ओवरऑल यहाँ पे भी लैम्डा कम हो रहा है क्या? और लैम्डा कम हो रहा है तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जा रही है? फ्रिंज विड्थ भी कम हो जा रही है. यानी कि जो रीजन है दैट इज ऑल्सो ट्रू. और ये इसको परफेक्टली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन भी कर रहा है. आपको बात समझ में आई? ठीक है. I hope it is clear. So, what will be our correct option? The correct option will be A. ठीक है. A क्या था? That both assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of the given assertion. I hope it is very much clear to you. ठीक है. चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की. सो हमारा अगला क्वेश्चन है two spherical bodies of same material having radii 0.2 meter and 0.8 meter are placed in same atmosphere. same atmosphere में place किया हुआ है. that means सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों के लिए क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा. ठीक है. द टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी इज 800 केल्विन एंड द टेम्परेचर ऑफ बिगर बॉडी इज 400 केल्विन. ठीक है. If the energy radiated from the smaller body is E, the energy radiated from bigger body is E. This is basically काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ठीक है. आपको पता है कि जो भी पावर ऑफ रेडिएशन होता है, नहीं है ना, रेडिएशन पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, पावर ऑफ रेडिएशन दैट वाज इक्वल टू रेडिएशन पावर दैट इज एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड. वो कितना होता था बच्चों? सिग्मा ई ए टी की पावर 4. अरे यही तो पढ़ा था हमने स्टीफन्स लॉ में. ठीक है. ठीक है. तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो पावर ऑफ रेडिएशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी की पावर 4. ए इंटू टी की पावर 4. क्यों? क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है. सेम मटेरियल का बना हुआ है. ई फिर दोनों के लिए क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सेम रहेगा. तो जो पावर ऑफ रेडिएशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी की पावर 4. ठीक है. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि दैट पी फॉर लेट्स से स्मॉलर बॉडी अपॉन में पी फॉर बिगर बॉडी that will be equal to area of smaller body into temperature of smaller body divided by area of bigger body into temperature of
बिगर बॉडी। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉलर बॉडी का रेडियस है आपका 0.2 मीटर और ये एक स्फेयर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। इट इज 4π इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर इसका कितना है भाई स्मॉलर बॉडी का? देखना, स्मॉलर बॉडी का टेम्परेचर इज गिवन एज 800 केल्विन। ठीक है, स्मॉलर बॉडी का टेम्परेचर कितना 800 केल्विन है, तो 800 की पावर 4 डिवाइडेड बाई बड़ी बॉडी का, भाई बड़ी बॉडी का रेडियस है 0.8, तो 4π इंटू 0.8 का स्क्वायर इंटू इसका जो टेम्परेचर गिवन है, दैट द टेम्परेचर ऑफ बिगर बॉडी इज गिवन एज 400 केल्विन, तो 400 की पावर 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 4π से 4π कैंसिल, तो P फॉर स्मॉलर बॉडी अपॉन में P फॉर बिगर बॉडी विल बी इक्वल टू, ये देखना बच्चों, ये 0.2 है, नीचे 0.8 है, दोनों की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम जा रहा है 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये गया 2 टाइम्स इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है कि दैट द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी इज ई, यानी ये वाली क्वांटिटी जो है ये ई के बराबर है, हमें पी फॉर बिगर बॉडी निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा पहले इसको देख लेते हैं। ये आ गया आपको 1/16 इंटू 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16। ये भी आपको कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक, तो ये तो सेम आ जाएगा फिर। ठीक है, आई थिंक हाँ सेम ही आ जाएगा, तो ज्यादा सोचना ही नहीं। तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 1। और P फॉर स्मॉलर बॉडी इज गिवन एज E, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? E अपॉन में P फॉर बिगर बॉडी विल बी इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज P फॉर बिगर बॉडी विल बी ऑल्सो इक्वल टू E। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, यू हैव टू सिंपली डू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।